तमाम युवाओं को निवेदन है, आवाज़ उठाना सीखिए, गुलामी छोड़िए। किसी का पार्टी का झंडा पकड़ के जिंदा रहने से अच्छा है स्वतंत्र होकर शेर की तरह गोली खा के मर जाओ। जब भी वीडियो अपना लाइव करते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, तो आपका एक फिक्स रहता है अंधभक्त, उस पर क्या कहेंगे? अंधभक्त कहता हूँ मैं, अंधभक्त नहीं कहता। देखिए वो पागलपन का एक दौरा है उनका, और जिस तरह से अचानक से विनय दुबे मुस्लिम हो जाता है, आपने देखी होंगी जब मैं जेल था तो अचानक से मेरे पिताजी एक मुसलमान निकल के आ जाता है। तो ये सब जो कांड होता है ना, उनकी तरफ से एक पागलपन है। अपने बाप को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। जी हाँ, उनका नाम है विनय दुबे। विनय दुबे का नाम काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन मुंबई में लग चुका था, पूरे भारत में लग चुका था, और मुंबई में बहुत बड़ी संख्या में लेबर उत्तर प्रदेश, बिहार जाने के लिए बेताब थे। लेकिन उस वक्त विनय जी ने एक मुहिम चलाई थी, जिसकी वजह से लेबरों को एक आशा मिल गया था कि वो जल्द से जल्द अपने प्रांत, अपने घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुंबई में ना उन्हें कोई देखने वाला, ना उनका कोई हाल जानने वाला, ना उन्हें 2 वक्त की कोई रोटी देने वाला था। ऐसे में विनय दुबे ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब विनय दुबे एक ऐसे कर्मठ युवा बन चुके हैं जो हर एक पहलू पर, हर एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं, और वही राय लोग बड़ी संख्या में उनके व्यूअर्स हो चुके हैं। लेकिन विनय दुबे जी को लोग ये भी कहते थे कि ब्राह्मण से अब मुसलमान बन गए हैं। इसी सब मुद्दे पे हम आज विनय दुबे जी से बात करेंगे। तो हमारे साथ विनय दुबे जी है। विनय दुबे जी, आपका CA चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जानना चाहूँगा कि आप इतने सुर्खियों में रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको सभी चैनल ने चलाया था जब यूपी बिहार जाने के लिए लेबर परेशान थे। मुंबई में उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर भारतीय बिहारी थे, इसके लिए परेशान थे। गुजराती होते या फिर तो उनके लिए आराम से बसें मिल जाती, सारी चीज़ होती। हमारे उत्तर भारतीय समाज में ये दिक्कत हमेशा से रही है। यहाँ पे हम लोग नेता बनते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि हम किसके लिए हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका एहसास इस लॉकडाउन में मज़दूरों को एहसास हुआ कि शायद ही कोई एक भी उत्तर भारतीय नेता होगा जो उन्होंने आवाज़ उठाई होगी। तो मुझे एक लगा कि एक उत्तर भारतीय होने के नाते एक ज़िम्मेदारी होती है अपनी भी, कि अपने जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। मेरा तरीका विवादित रहा है, पहले से रहा है। आप तो बहुत पहले से जुड़े हैं, आप तो जानते हैं सारी चीज़ें। मेरा काम करने का तरीका बहुत विवादित था, और बांद्रा का जब मज़दूर आंदोलन हुआ, उसके बाद जेल गया, सारी चीज़ें हुई। एक सुकून ये था कि जेल जाने के बाद कम से कम बसें और ट्रेनें चालू हुई, लोग अपने घर गए, अपने परिवार के पास गए, अपने बच्चों को अपने हाथ से खिला पाए। एक सुकून था मेरे लिए। बट कहीं ना कहीं एक उत्तर भारतीयों की जो दुर्दशा है महाराष्ट्र में, वो उभर के सामने आई कि एक उनका सिंगल नेता नहीं है जो इनके लिए आवाज़ उठा पाए। सब अपने अपने बिलों में छुपे हुए थे। विनय दुबे जी, अगर नेता की बात करें तो उत्तर भारतीय नेता तो बहुत है, लेकिन कोई किसी का जवाबदारी लेना नहीं चाहता, क्योंकि कृपा शंकर सिंह है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त ये मुसीबत में, उस वक्त कोई फ्रंट में आने की कोशिश नहीं किया। विनय दुबे जी, मैं जानना चाहूँगा कि CA NRC को लेके काफ़ी घमासान मचा था। आप पूरे भारत मेरे ख्याल से भ्रमण कर चुके हैं, आपने बहुत सारे सभाएं की है, आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़े थे। इसी दरमियान आपको लोगों ने कह दिया कि आप मुस्लिम हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके मुंह में जो आए वो कह सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, जिस कुल से मैं आता हूँ, जिस राज्य से मैं हूँ, या जिस ख़ानदान से मैं आता हूँ, वहाँ पे एक ही चीज़ दिखाया गया है कि कोई अपने दरवाजे आया तो उसकी मदद करो। वो फिर मैं नहीं देखता हूँ हिंदू है, मुसलमान है। आज देश के अंदर जो CA NRC का मुद्दा चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को एक अलग तरीके से डाइवर्ट किया गया सरकार की तरफ से। वो पहलू वो मैंने सबके सामने रखी। करीबन पूरे देश भर में 108 शाहीन बागों में मैं गया, और लगभग छोटे वगैरह लेके बहुत सारी सभाएं मैंने की। बट आज वही चीज़ें निकल के आ रही है। आज क्यों NPR वापस ले लिया गया? क्योंकि उसमें खामियां थी। अगर नहीं होती तो सरकार अटी रहती है, हाँ हमको तो लाना ही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की खामियां थी उसको उजागर करना मेरा एक भारतीय होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है, वो मैंने अपना निभाया है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अब BJP सरकार जिस लोकेशन पे जा रही है, क्योंकि भारत की जो GDP है गिर चुकी है, युवा बेरोजगार हो चुका है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये चीज़ हमेशा से समझाते आते थे लोगों को, भाई ये सरकार गलत है, इनकी जो नीतियाँ हैं वो
इनकी औकात नहीं है कि ये किसी को पाल पाए या सरकार चला पाए, सत्ता संभाल पाए। ये सिर्फ जब से आए हैं तब से नफ़रत की राजनीति की है, हिंदू मुसलमान की है, हिंदू मंदिर मस्जिद किया, इनके अलावा इनके पास कुछ काम नहीं था। आज हम जब कहते थे तो लोग हमें गालियाँ देते थे, यही लोग मुझे मुसलमान कहते थे, यही मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते थे। आज मैं आराम से घर पर बैठा हूँ और इनको रोते हुए देख रहा हूँ, मुझे सुकून मिलता है कि कहीं ना कहीं जब हम समझाते थे कि भाई आपके घर का राशन ये छीन रहा है, आपके पिताजी की जो आवक है उसको रोक रहा है, आपका भविष्य ये खतरे में डाल रहा है, आज नौकरियां नहीं है, पढ़ाई करके डिग्री लेके आप घूम रहे हो, हम जब ये चीज़ें कहते तो गालियां पड़ती थी। आज हम लोग को थोड़ा सा सुकून मिलता है। आज जो देश के जो युवा खास तौर पे जो हमें गालियां देते थे आज रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लगता है यार काश उस समय हमारा साथ दिए होते तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आई होती। भारत में इस वक्त सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो बेरोजगारी है। युवा पढ़ लिख कर कॉलेज स्कूल से पास होकर तो आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए नौकरी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था हर दिन गिरते ही जा रही है। ऐसे में भारत का क्या होगा, इस भारत देश का क्या होगा, इसके लिए किसको आगे आगे खड़ा होना चाहिए या युवाओं को किस तरह का आगे आने वाले दिनों में फैसला लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह कोरोना महामारी ने पूरे देश में पैर फैलाया है, कुछ ऐसे लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी जो है झूठा है, लेकिन सरकार ने जिस तरह कदम उठाए हैं, सरकार जिस तरह पैसा खर्चा कर रही है कोरोना महामारी को लेकर, अब देखना यह है कि इसका नतीजा आने वाले दिनों में किस तरह का निकलता है। मैं जानना चाहूँगा, योगी सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, क्योंकि मुंबई में एक बड़ा गोरेगांव में फिल्म सिटी है और बड़ी संख्या में यहाँ पे उत्तर भारत के लोग, बिहार के लोग, उड़ीसा के लोग, उस तरह के लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन आज अभी सरकार जो फैसला कर रही है, ये तो प्रोजेक्ट पहले का था। कांग्रेस का कहना है कि ये प्रोजेक्ट पहले का था, उसी को बीजेपी रीलॉन्च कर रही है। देखिए, मुझे सबसे हास्यास्पद लगता है कि इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री फिल्म सिटी की बात कर रहा है। आप, मैं पूरे राज्य में करीबन 75 के आसपास ज़िले हैं, मैं आपको एक छोटी सी एक उदाहरण दूंगा। मैं भदोही से आता हूं। भदोही में वेंटिलेटर के नाम पे सिर्फ 2 वेंटिलेटर्स हैं, 2500 लाख की आबादी है। आज हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, फिल्म सिटी की ज़रूरत ठीक है, एक प्रायोरिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके है, शिक्षा को लेके है, रोज़गार को लेके है। और अगर इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री फिल्म सिटी के पीछे भाग रहा है तो ये देश का दुर्भाग्य है। और मुझे उन युवाओं से पूछना है कि भैया फिल्म सिटी तुम्हारा जान बचाएगा क्या? अगर तुम्हारे बाप को अगर दुर्भाग्यवश ना हो, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश अगर कोरोना हो जाता है तो फिल्म सिटी ले जाओगे कि वेंटिलेटर खोजोगे? आज प्राथमिकता क्या है, आपको ज़रूरत क्या है, पहले वो हमें देखना पड़ेगा। हर युवा को ये सोचना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। घर में दाल चावल ज़रूरी है कि पिक्चरें बनाओगे आप? जेब भूखे हैं, आपका जेब खाली है, पेट भूखा है, माँ बाप दिन रात मेहनत करके खेती बाड़ी करके किसी से, रिश्तेदारों से, इस समय तो ये माहौल है कि रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लेके, दोस्तों से पैसे उधार लेके घर चलाया जा रहा है। इस स्थिति में हम फिल्म सिटी की बात करते हैं तो हमारी जो टकराव या हमारी जो लड़ाई है, विनय दुबे इसी मुद्दों पे लड़ता है। क्योंकि हमें इस समय वेंटिलेटर चाहिए तो आप फिल्म सिटी की बात ना करिए, आप हमें वेंटिलेटर दिलाइए। भदोही में आज तक जिला अस्पताल क्यों नहीं हो पाया? कारपेट हब है, पूरे विश्व में यहाँ से कारपेट जाता है भदोही से, लेकिन उसके बाद भी आज कुत्तों से बदतर हालत है भदोही की। एक जिला अस्पताल के लिए हमें ट्विटर पे ट्रेंड चलाना पड़ता है। मैं वहाँ के युवाओं से पूछना चाहता हूँ, कब तक आप किसी के तलवों के नीचे पड़े रहोगे? एक छोटे से ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए। आपकी औकात नहीं है, मैं ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूँ, आपकी औकात नहीं है कि आप सरकार से काम करवा के ले लो। यही हम महाराष्ट्र में क्यों करवा के ले लेते हैं? हम उनका कॉलर पकड़ते हैं विधायक और सांसदों का कि चल बेटा गटर का यहाँ पे बह रहा है, उसको पहले ठीक करा, और उनकी हालत ख़राब कर देते हैं वो काम करवाने के लिए। जिस दिन युवा अपने विधायक और सांसद से पूछना चालू कर देंगे ना, देश का एक स्वर्णिम देश आ जाएगा। हम जैसा चाहते हैं भारत जो विकसित हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को सबसे पहले अपना जो जात धर्म का नफरत की राजनीति है उसको साइड करना पड़ेगा। स्वास्थ्य अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर काम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा अपने विधायक और सांसद से सवाल पूछने का हिम्मत रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ बदल पाएगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। नहीं, लेकिन अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे ऐसे बाहुबली विधायक है जिसे सवाल पूछने के बाद तो मार दिए जाते लोग। कितने को मारेंगे? ये चले जाइए ना, 200-500 युवा एक साथ नहीं जमा हो सकते। आप भरत मिलाप का मेला देखने के लिए 400 लड़के जमा हो जाओगे, लेकिन विधायक से ये पूछने नहीं जाओगे कि हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर क्यों नहीं है। अरे किसी विधायक की इतनी औकात नहीं, कितने बड़े बड़े बाहुबली है उनका मैं बोल रहा हूँ, किसी की इतनी औकात नहीं है कि 400 युवाओं को गोली मार दे। एक को मारेगा, 2 को मारेगा, लेकिन बलिदान देना पड़ेगा। हम जैसे लोग अगर जेल जाने से डरते तो आज यहाँ पे स्थिति नहीं होती। आज भी महाराष्ट्र के अंदर मजदूर भूखे मर रहे होते,
विनय दुबे जैसे बहुत सारे युवाओं ने रिस्क लिया, अपनी जान हथेली पे रखते हैं, तब जाके आपको ट्रेन की सुविधा मिलती है, बस की सुविधा मिलती है। हमें कौन सी ज़रूरत थी? हम तो तब भी मुंबई में थे, आज भी मुंबई में हैं। हम तब भी अपने घर में खाना खा रहे थे, आज भी खा रहे थे। तो हमें क्या फ़र्क है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे जगह पे रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन वो मज़दूर के लिए हमने सोचा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसी जगह से आए हुए हैं। कल हमारे पिताजी ने जो परिश्रम करके आज मुंबई में बनाया है, हम भी उस जगह थे। मैं ये नहीं चाहता किसी के लिए भी ये जो व्यवस्था हो। जब हम दूसरों के लिए सोचने लगेंगे ना, उस दिन भारत आगे आएगा। और ख़ास तौर पे युवाओं को ये बताना चाहूँगा, अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, दूसरों के लिए जिए वही इंसान होता है। विनय दुबे जी, अगर मुंबई की बात करें, आप इस वक्त मुंबई में हैं, मैं भी मुंबई में हूँ। मुंबई की बात करें तो जो इस वक्त मुंबई में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, यानी कि उनकी सरकार नहीं है। लेकिन जिस तरह महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है फिल्मी सितारों को लेकर, ड्रग्स मामले को लेकर, कंगना को लेकर और सुशांत सिंह के मर्डर को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा की पूरी कोशिश होती है कि उद्धव जी के नेतृत्व की सरकार को गिराया जाए और अपनी सरकार स्थापित की जाए। लेकिन वो भूल जाते हैं ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ बड़े बड़े आए चले गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औकात नहीं कि यहाँ पे आके वो जीत के निकल गया। क्यों नहीं बना ली सरकार? सारा चीज़ तो आपके पास था, पैसे आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है। आखिर उद्धव जी ऐसा क्या है उनके अंदर कि उन्होंने सरकार बना के रखी है? मैं अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खुला चैलेंज है मेरी तरफ से, आपको जितना पिछवाड़ा घिसना है घिस लीजिए। महाराष्ट्र में दाल नहीं गलेगी, ना गलने देंगे। और रही बात, अगर यहाँ पे महाराष्ट्र के सम्मान पे जिस तरह से कंगना रनौत ने पीओ के बोल दिया था मुंबई को, हमारा वादा है कि आपको हम इस तरह से कुत्ता बना देंगे महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। मैं भले मेरे सरनेम के पीछे दुबे होगा, लेकिन ये महाराष्ट्र, मुंबई मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। यहाँ पे अगर आप आके मेरे राज्य को, मेरी माँ को अगर आप पाकिस्तान बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और एक बेटा जो कर सकता है अपनी माँ की इज्जत, अपने सम्मान के लिए, वो मैं हर चीज़ करूँगा। और बहुत जल्द कंगना रनावत जी को हमारी टीम की तरफ से एक सौगात हम भेज रहे हैं। आशा करता हूँ सारी न्यूज़ चैनल उसको दिखाएगी और कंगना जी को बहुत पसंद आएगा वो। अच्छा, मैं इस वक्त जानना चाहूँगा आपसे कि पूरे महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह बड़े बड़े एक्टर्स को लाया जा रहा है कि इनका ड्रग्स से कनेक्शन है, इनका व्हाट्सअप चैट पे ये मिल गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुंबई पुलिस छानबीन कर रही थी, मुंबई पुलिस के हाथ में केस था, उसके बाद सीबीआई को गया, ईडी को गया, सो, लेकिन मुंबई पुलिस के ऊपर क्या भरोसा नहीं इन लोगों को? मुंबई पुलिस विश्व के टॉप 3 में आती है सर। डॉकयार्ड, यहाँ पे स्कॉटलैंड पुलिस के यार्ड पुलिस के बाद मुंबई पुलिस का नंबर आता है। तो कोई पागल नहीं है ना विश्व के तीसरे नंबर पे बिठा देगा मुंबई पुलिस को। रही बात, ये सीबीआई मुंबई में क्यों आई थी? सुशांत सिंह का जो केस था वो आत्महत्या था कि हत्या, ये चेक करने आई थी। ड्रग्स मामले में हम खोज रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स लेती इसके लिए जेल में डाल दिया। सुशांत सिंह का मामला कहाँ है? उसकी हत्या हुई, आत्महत्या, अभी तक सीबीआई नहीं जांच कर पाई। मुंबई पुलिस भी तो वही कह रही थी ना, कुछ अलग थोड़ी था। सीबीआई ईडी आने के बाद कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ गया? अगर सीबीआई आती और उसका हत्यारा पकड़ा जाता तो हमें लगता कि हाँ, सीबीआई में वाकई में दम है। ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा था, पॉलिटिकली सरकार को अस्थिर करने का, महाराष्ट्र को बदनाम करने का। सीबीआई को भी मैं खुले तरह से निवेदन करता हूँ कि अगर आप में सही में, आप न्यायिक प्रक्रिया में आप हैं, विश्वास करते हैं, तो जल्द से जल्द हमें सुशांत सिंह के हत्यारों को सामने लाइए। करिश्मा जी ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स तो आपके बेटे भी, आपके राजनीतिक जो लोग हैं उनके बेटे भी लेते हैं। अब उनको लाने की हिम्मत नहीं है आपकी। लेकिन क्या है, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दुनिया देख रही है, आज हर जगह थू थू हो रहा है, उसको थोड़ा संभालिए और मुंबई महाराष्ट्र को बदनाम ना करें, क्योंकि हम जैसे लोग अभी बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। जी हाँ, मुंबई एक ऐसी सिटी है जो पूरे भारत की आर्थिक राजधानी है। यानी कि मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ से पूरे देश को फाइनेंस होता है। पूरे देश के लिए मुंबई बहुत बड़े मायने रखती है। यहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। लेकिन मुंबई में जिस तरह इस वक्त खलबली मची है, कहीं ना कहीं हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि मुंबई हर किसी का पेट पालना चाहती है। मुंबई में कोई भूखा नहीं रहता, मुंबई में कोई भूखा नहीं सो सकता। मुंबई एक ऐसी सिटी है। हम भी उत्तर भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश से आके यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं। लेकिन मुंबई को जिस तरह यहाँ पर देश अलग अलग प्रांतों से लोगों को जोड़ना या उनको भड़काना, इस तरह के मामले मुंबई में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। पहले भी राज ठाकरे को इसी तरह छेड़ा गया था और राज ठाकरे खूंखार हो गए थे। मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय सभी राज ठाकरे से डरते थे, क्योंकि उनका नाम था
कि उत्तर भारतीयों से जलना, उत्तर भारतीयों को मारने वाले या उत्तर भारतीयों के विरोधी हैं, लेकिन आपने उनको एक उत्तर भारतीयों के बीच एक मंच पे लाके उनको बैठाया। राज ठाकरे जी आए थे, क्या कहेंगे, कैसा मंजर रहा होगा? देखिए, मेरे दिमाग में भी एक उत्तर भारतीय होने के नाते मेरे भी जो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो परोसा जाता था कि राज ठाकरे जी उत्तर भारतीय विरोधी हैं, एक दिन मूड में आया, मैं चला गया उनके घर पे। ये पिछले 2010-18 की बात है। उनके घर पे गया, समय लिया, उनसे पूछा मैंने कि सर आप क्यों मारते हैं, क्या ऐसी बात है या हमारी तरफ से क्या गलतियाँ हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट वहाँ पे रखा जो मेरी समझ में उत्तर भारतीयों के डायरेक्ट गए, आपको डर नहीं लगा? मतलब क्योंकि इतना नाम, मतलब उनका राज ठाकरे का नाम था, सब लोग डरते थे। देखिए, यही एक मेरी कमजोरी है जो आज तक मुझे नहीं समझ में आया। डर नाम की चीज़ मेरे अंदर नहीं रही हमेशा से। वो भी इंसान है, उनके अंदर भी इमोशन है, मानवता है, मेरे अंदर भी है। और मरना सबको है सर। पता चला यहाँ से ऑफिस से बाहर निकले, ट्रक ने उड़ा दिया, कोरोना हो गया, मर गए। इससे अच्छा कम से कम एक सही जगह बैठ के आप बात तो करो, जो हमारे नेता नहीं करते थे। आज किसने भी उत्तर भारतीय लोगों, लेकिन किसी ने भी राज ठाकरे जी से नहीं पूछा कि आप क्यों मारते हैं, क्यों हमला करते हैं। मैं गया, उनको चीज़ अच्छी लगी कि कम से कम कोई आया, उसने पूछा मुझसे कि भाई क्यों है। और एक चैलेंजिंग हो गया कि सर मैं आपकी बात समझ गया, क्या आप मेरे लोगों को समझा सकते हो? तो बोले कैसे समझाना है? मैं बोला मैं मंच लगाता हूँ, आप आइए, अगर आप में है वो चीज़, आप बताना चाहते हैं कि आप वाकई में सही हैं उत्तर भारतीयों के लिए, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है जो दिखाया जाता है, तो आपको क्लियर करना चाहिए। उन्होंने सम्मान दिया और वो आए उत्तर भारतीय मंच पे। 2 दिसंबर 2018 को यहीं कांदिवली में प्रोग्राम हुआ और उन्होंने खुल के अपनी बात रखी। और आपको एक वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप निकाल के रखिए, दिसंबर 2018 के बाद से आज तक, आज 2020 हो रहा है, कहीं पे भी आपको मन से और उत्तर भारतीयों का टकराव नहीं मिला होगा। इस बीच के दौरान कहीं भी कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों ने, उत्तर भारतीय समाज ने और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने, दोनों ने ये माना है कि हमें एकजुट होकर रहना है। वो प्रोग्राम वहाँ पर सफल रहा और मेरा जो प्रयास था ये टकराव ख़त्म करने का, वो कहीं ना कहीं सफल रहा। और आज उत्तर भारतीयों के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आंदोलन करती है, चाहे कांदिवली का यादव जी के परिवार का मामला हो, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जहाँ पे उन्होंने खुल के उत्तर भारतीयों के लिए आवाज़ उठाई है। तो ये बदलाव आया है और राज ठाकरे की जो छवि थी वो कहीं ना कहीं देश के अंदर आज एक सुधरी भी है और हमारे उत्तर भारतीयों के बीच में कॉन्फिडेंस है। आज हम उनकी शाखाओं में जाके, मनसे की शाखाओं में जाके उनसे खुल के मदद ले रहे हैं। ये बदलाव जो आया है वो प्रोग्राम की वजह से है और कहीं ना कहीं इसके लिए मैं अपने आप को धन्यवाद, अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलिए अपने जीवन में मैं अच्छा कुछ कर पाया अपने महाराष्ट्र मुंबई के लिए। जी हाँ, जब राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के बीच में जब आए थे तो उस वक्त काफ़ी हाहाकार मच गया था, क्योंकि झगड़ा लगाने वाले ही अचंभों में थे कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के बीच में कैसे पहुंच गए। लेकिन उसके बाद सिलसिला चलता रहा। आज उत्तर भारतीयों के बीच और मनसे, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है या राज ठाकरे जी की जो पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके बीच एक अच्छा तालमेल है और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है संसद भवन में, किसानों का बिल पास किया जाए, किसानों को मारा जा रहा है, किसानों की जो मांग है वो नहीं मंजूर किया जा रहा है, क्योंकि किसान ही देश चलाता है, किसान फसल उपजाता है तभी हम लोग खाते हैं। आज किसान की जो अवस्था है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी आबादी जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता था, बड़े हुए तो एहसास हुआ कि हर जगह एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो बहुत ज़रूरी है, खेती और किसानी बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार का काम हमेशा से यही रहा है कि अपने उद्योगपति दोस्तों को मदद करें। आज समझिए हर चीज़ लगभग बिक चुकी है, अब बची बस एक किसान और खेती। अब उस पर भी उनकी नज़र है, उसको भी कॉर्पोरेट हाउसेस के पास भेजना है। और रही बात संसद में, तो अब संसद चल कहाँ रही है, वहाँ पे अब विपक्ष ही नहीं है, आप सिर्फ एक तरफा लेके जा रहे हो। और कहीं ना कहीं आज जो स्थिति है, किसानों के जो हड्डियाँ तोड़ी जा रही है, हरियाणा में, पंजाब में पुलिस बर्बरता करती है, मुद्दे सुनाई नहीं देते, उसमें कहीं ना कहीं हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे वोट दिया था। आज जो देश की बर्बादी है ना, सबसे बड़ा हाथ इन वोटरों का है, उन मतदाताओं का है जिन्होंने इनको शक्ति दी कि भैया आप किसानों की हत्याओं करो, हम आपके साथ हैं, आप खून बहाओ, लाशें गिराओ, हम आपके साथ हैं। तो आज लोकतंत्र और जिस तरह से संसद है वो बचा कहाँ है? सारे के सारे रेपिस्ट, हत्यारे सब बाहर घूम रहे हैं। अब किसान नहीं मरे जाएंगे तो कौन? अभी घबराइए मत। ये वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, आज किसानों पे आप चुप रहिए, कल को आपको घरों से निकाल के काटा जाएगा, मारा जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इन्हीं के लोग, इन्हीं के नेता भारतीय जनता पार्टी वालों को ही कूटेंगे। अभी तो चलने दीजिए, अभी तो समय है, 2024 तक तो इतना हाहाकार होगा देश के अंदर, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं तमाम उन लोगों को जिन्होंने कमल के फूल पे मतदान किया था। और एक दुर्भाग्य है कि आज देश की बर्बादी में जितना नरेंद्र मोदी जी का हाथ नहीं है, उससे ज़्यादा आप मतदाताओं का हाथ है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था।
मैं जानना चाहूँगा कि बार बार बीजेपी की तरफ से ये घोषणा किया था कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन आज 6-7 साल भारतीय जनता पार्टी के भी देश की भविष्य है, क्या कहेंगे इसमें? 70 साल में क्या किया? जो बेच रहे वही किया था उन्होंने। अगर इन्होंने 70 सालों में कुछ बनाया ना होता तो फिर आज ये बेच क्या रहे होते? एयर इंडिया कांग्रेस की देन है, हॉस्पिटल्स कांग्रेस की देन है, एम्स कांग्रेस की देन है, रेलवे कांग्रेस की देन। मैं मानता हूँ सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थी, इसके लिए तो कांग्रेस के पिछवाड़े लात मारी गई थी। कांग्रेस में तो ऐसा भी तो है कि कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है जो अपनी गिनती गिना सके कि हमारी सरकार ने क्या किया। ऐसे तो कोई नेतृत्व नहीं है कांग्रेस के पास। सर, बात कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी की नहीं है, बसपा, समाजवादी की नहीं है। ये देश ना वीरों से खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आखिरी वीर नहीं है इस धरती पे। उनके जाने के बाद भी ये देश चलता रहेगा, उनके रहने से पहले भी देश चल रहा था। रही बात लास्ट 70 सालों में जितनी बर्बादी किसी सरकारों ने नहीं की, उतना केवल 6 सालों में रिकॉर्ड तोड़ नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये इतिहास हो गया है। पहला एक व्यक्ति था जिसने 70 साल की बर्बादी को सिर्फ 6 सालों में निपटा दिया, और 4 साल बाद आपके हाथों में कटोरा देने का भी गौरव, ये जो इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्णिम इतिहास, वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही लिखा जाएगा। तो रही बात कांग्रेस ने गलतियां की, उनको सड़क पे लाना ज़रूरी था, उनकी औकात उनको दिखाना ज़रूरी था, वो दिखाया जनता ने। अब वैसा ही कुछ हाल भारतीय जनता पार्टी का भी बन रहा है। और इस बार अगर ये जाएंगे तो 70 साल तो बहुत दूर की बात है, कितने ही दशकों तक ये वापसी नहीं कर पाएंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने तक को डरेंगे। ये हालत होने वाली है देश की। बीजेपी तो अब राम मंदिर बना रही है, 3 साल के बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद लोकसभा की चुनाव आ जाएगी, वापस राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव जीत जाएंगे। जनता को अगर कटोरा पसंद है, भुखमरी पसंद है, अपने घर पे लाशें गिरनी पसंद है, तो उनको मुबारक हो। 300 नहीं 545 दीजिए इस बार। मैं निवेदन करता हूँ देश की जनता को, अगर आपके घरों पे आपके पिताजी की लाश देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को भूखे मरता देखना चाहते हैं, महिलाओं को सड़क पे खड़े होकर धंधा करना देखना चाहते हैं, 545 सीटें दीजिएगा इस बार। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे। कोई मंदिर आपको भोजन नहीं देता है, कोई भी बड़े बड़े 370 ये सब आपको भोजन रोटी नहीं ला के देगी। आप मुंबई में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, आपको खेती से, ज़मीन से जो निकलेगा वही आप खाओगे, वही हम खाएंगे। जब वही चीज़ नहीं रहेगी तो बाकी जब सड़कों पे खड़े होगे, जब धंधे शुरू होंगे ना, तब आपको हकीकत समझ में आएगी कि लोग क्यों चिल्ला रहे थे उस समय। 2015-16 से हम लोग लगातार इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम लोग पागल नहीं है ना। हम जैसे हज़ारों लोग हैं जो समझाते हैं, लेकिन एक अंधभक्ति में आप लीन हैं। कल को जब आप ही के घर पे ये चीज़ टूटे, अब वो शुरू हो गया है। अब हम लोग भी थोड़े से आराम हो के लाइटली घर पे बैठते हैं कि भैया जो हम चिल्ला रहे थे अब घर घर में हो रहा है। लोग पैसे मांग रहे हैं, लोगों से उधार लेके घर चला रहे हैं, राशन चला रहे हैं, तो अब दिख रहा है, अब उसका असर होना चालू कर रहा है। राज ठाकरे जी कहते थे ना, जब तक आपके दरवाजे पे ठक ठक नहीं होगा तब तक आपको उसका एहसास नहीं होगा। अब वो ठक ठक हो चुका है, लोगों के घरों के अंदर तक ये चीज़ें, मुसीबतें आ गई हैं, और उसका एहसास होगा। हमें आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव में आए तो सही, बिहार आपके सामने लाइव है। मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी जब सरकार, जब 2014 की बात करें, जब सरकार बनी, उस वक्त बीजेपी का नारा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी की तरफ से अगर आंखें निकाल लेंगे तो आंखें नोच ली जाएगी। इस वक्त तो चाइना भारी पड़ रहा है, चाइना घुसते जा रहा है, चाइना लड़ाई कर रहा है, चाइना हर दिन कुछ ना कुछ एक सैनिक मारे जा रहे हैं, इतने सैनिक शहीद हो गए, क्या कहेंगे आप? कहीं भी पाकिस्तान दिख रहा है क्या अभी आपको? क्योंकि मुद्दा नहीं रहा ना। अब कोरोना आ गया, फिर जीडीपी है, चाइना है। देखिए, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है ना। एक मुद्दे से हटाना तो दूसरा मुद्दा खड़ा कर दो। जब देश पूछ रहा था कि भाई जीडीपी क्यों नीचे जा रही, तो कंगना रनौत जी का अवतार हो जाता है। जब मजदूरों की बात हो रही तो अचानक से सोनू सूद जी जिंदा हो जाते हैं। ये सारा सी प्रोपोगेंडा है। सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज़ चैनल बैठे ही हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए। रिया कैसे सोई, रिया चटाई लगाई कि नहीं, रिया ने तकिया लिया कि नहीं। किसानों से बड़ा मुद्दा है ये आज देश के अंदर। रिया ने खाना खाया कि नहीं, अमिताभ बच्चन जी कितने बार टॉयलेट गए, ये देश का मुद्दा है आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने काम कर रही है, आपको बेवकूफ़ बनाना उनकी जिम्मेदारी है। हमारे सैनिक मरते हैं, मरने तो उनको क्या दिक्कत है। उनको ये पता है कि इतने ड्रग्स, 5 ग्राम ड्रग्स लिया, इसके लिए रिया गिरफ्तार हो गई, लेकिन 300 किलो RDX कहाँ से आया आज तक पता नहीं चलता। IPS संजीव भट्ट जैसा व्यक्ति जेल में जाता है, लेकिन DSP जो जितेंद्र सिंह जो भी था, वो बंदा जिसने आतंकवादियों को कश्मीर में घुसाने का प्रयास किया, वो आज़ाद घूम रहा है। तो देश किस तरफ जा रहा है ये हमें खुद को समझना। IPS संजीव सिंह की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने उनके प्रति भी एक मुहिम छेड़ रखी है। आपके ग्रुप के मतलब जो 5-6 लोग हैं, क्रांतिवीर जिसे कहा जाता है आज के लोग कह रहे हैं, तो आप लोग इसके ऊपर मुहिम छेड़ रखे हैं कि इन IPS को रिहा किया जाए। उनको बेबुनियाद मतलब ऐसे ही फंसा के उनको जेल में रखा गया। देखिए, उनको सिर्फ जेल में नहीं रखा गया, उनको आजीवन कारावास घोषित हो चुका है। जिला सत्र न्यायालय ने उनको आरोपी मान के उनको मतलब आजीवन कारावास दे दिया। एक IPS,
एक बंदा आईपीएस बनने के लिए इतनी मेहनत करता है, ड्यूटी करता है, और ड्यूटी करे उसके बाद भी आपको जेल जाना है। कहीं ना कहीं सरकार के साथ उनकी जो खटपट थी वो उसका भुगतान वो भुगत रहा है। हमारी लड़ाई डॉक्टर कफील खान के साथ भी थी। आखिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि नहीं, इसका कोई हिस्सेदारी नहीं है, इस कांड के अंदर उसका कोई रोल नहीं है। 8 महीना बंदा जेल में रहने के बाद उसको आपको बाइज्जत बरी करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। ये पॉलिटिकल हमारा जो देश की जो हिस्सेदारी है जुडिशरी सिस्टम में, उसका कहीं ना कहीं एक जीता जागता उदाहरण है। आईपीएस संजीव भट्ट भी रिहा होंगे, बहुत जल्द आएंगे, और हमारा जो प्रयास है उनको रिहा कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन चल ही रहा है। जैसे डॉक्टर कफील खान को निकाले, आजीवन कारावास हो गया है, तो अब किस प्रोसीजर पे आप लोग जाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक ऑप्शन है अभी। इलाहाबाद मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। हमारी मांग सिर्फ इतना है कि सरकार ने कहा कि 300 लोग विटनेस हैं। ये कांड जब ये जिस आरोप में आईपीएस संजीव भट्ट जी अंदर हैं, उनको आजीवन कारावास हुआ, उसमें 300 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन सुनवाई सिर्फ 30 जन की हुई। उसके आधार पर फैसला दे दिया गया। हमारी केवल यही मांग है वो 300 जन को प्रोजेक्ट किया जाए, 300 जन की बात सुनी जाए, और जो मेजोरिटी कहती है 300 जन में अगर 200-250 लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं देखा, वो बेगुनाह है, तो उसको कंसीडर किया जाए। तो इस तरह का जो प्रोसेस जो फॉलो नहीं हुआ है हाई कोर्ट और जिला सत्र न्यायालय में, वो सुप्रीम कोर्ट से हमारी मांग है। और अगर वहाँ पे भी निराशा होती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ तक जाएंगे और देश के सरकार से वहाँ पे सवाल पूछेंगे। अच्छा, आप जब भी वीडियो अपना लाइव करते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, तो आपका एक फिक्स रहता है अंधभक्त, उस पर क्या कहेंगे? अंधभक्त कहता हूँ मैं, अंधभक्त नहीं कहता। देखिए, वो पागलपन का एक दौरा है उनका, और जिस तरह से अचानक से विनय दुबे मुस्लिम हो जाता है, आपने देखी होंगी जब मैं जेल था तो अचानक से मेरे पिताजी एक मुसलमान निकल के आ जाता है। तो ये सब जो कांड होता है ना, उनकी तरफ से एक पागलपन है। अपने बाप को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये चिन्मयानंद जी को ना, बालिकाओं का मतलब जो रेपिस्ट है उसको ये देवता बना के रख देंगे। तो इनकी कोई तो दीन धर्म तो है नहीं। तो इसी के लिए मैं इनको अंधभक्त कहता हूँ, और बहुत सुकून मिलता है उनको तड़पा तड़पा के जिस तरह से मैं लेता हूँ, क्योंकि वो हैं इसी के लायक। उनकी जो हालत है आज की डेट में, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाते हैं, तो गटर साफ़ करने के लिए आपको गटर में उतरना पड़ता है। मैं हूँ उनके लिए और तबीयत से लेता रहूँगा। क्या कहना चाहेंगे सभी देशवासियों से, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे, सभी से क्या अपील करेंगे कि देश को गिरने से, डूबने से कैसे बचाना है, एकजुट कैसे होना है, एक साथ कैसे आना पड़ेगा, इसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो कोई किसी के लिए लड़ता नहीं है। मैं या राज भाई इतना फ्री टाइम किसी के पास नहीं है कि आपके लिए आवाज़ उठाए। आपकी लड़ाई है, आप खुद लड़ो। आपके घर पे अगर चूल्हा नहीं जल रहा तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। विधायक को जाके कॉलर पकड़ना पड़ेगा, सांसद को पूछना पड़ेगा। मर तो वैसे भी रहे हो यार, नहीं मर रहे हो तो बोलो। हालत वैसे भी ख़राब है ना, कम से कम कुछ अच्छा कर जाओ, आपकी वजह से 4 जन का और भला हो जाएगा। तमाम युवाओं को निवेदन है, आवाज़ उठाना सीखिए, गुलामी छोड़िए। किसी का पार्टी का झंडा पकड़ के जिंदा रहने से अच्छा है स्वतंत्र होकर शेर की तरह गोली खा के मर जाओ। तो एक निवेदन है मेरे देश के युवाओं के, क्योंकि युवा जो है वो देश का आत्मा होता है। अगर आप ही ठंडे पड़ जाओगे तो देश मर जाएगा। आवाज़ उठाना सीखे, जहाँ गलत है वहाँ लात मारना सीखे, संविधान पे विश्वास रखें। अगर आप सही हो तो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो आपको तकलीफ़ दे सके या आप हार जाओ। मैं इसी के दम पे आज तक जीत के आता हूँ, क्योंकि संविधान मेरे पीछे है। लोग पूछते हैं विनय भाई आपको डर क्यों नहीं लगता? संविधान मानने वाले कभी डरते नहीं हैं। उनको पता है आईपीसी के अंदर, संविधान के अंदर कोई धाराएँ नहीं है जो सही करने के ऊपर सज़ा दे आपको। गलत करने पे आपको सज़ा होती है, सही करने पे नहीं होती है। तो हिम्मत रखें, विश्वास रखें, देश का संविधान सबसे ताकतवर है, और आगे आएँ। आगे नहीं आएंगे तो कल रोना आपको ही है। हमारे बाप का क्या जाता, हम तो घर पे आराम से बैठे हैं। जी हाँ, भारत देश की तरक्की, एकता, अखंडता को बनाए रखना है। एक दूसरे को हेल्प करनी होगी, आवाज़ उठानी होगी, और देश के लिए जो गलत हो रहा है उसके लिए लड़ना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।